19 मार्च 2026 गुरुवार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है विक्रम संवत 2083 यानी 2083 और इस संवत का नाम है रौद्र। अब नाम सुन के डरना मना है क्योंकि रौद्र सुनते ही तबाही, विनाश, अर्थक्वेक्स ऐसी चीजें दिमाग में आती हैं, लेकिन ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है। रौद्र का मतलब है तीव्रता, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंसिटी। जैसे कि भगवान शिव का रौद्र रूप डिस्ट्रॉय तो करता है, लेकिन किस लिए? नई सृष्टि की रचना के लिए। तो ये साल भी कुछ पुराने सिस्टम्स को तोड़ेगा और नए को जोड़ेगा। बस आपको समझना होगा कि कब क्या होगा। एस्ट्रोलॉजी में हर साल नए संवत का एक राजा होता है और एक मंत्री होता है, और यह सिस्टम बताता है कि पूरे साल की जो ऊर्जा या एनर्जी है ना, ये किन एनर्जी से, ग्रहों से ड्रिवन होगी। और संवत 2083 में राजा रहेंगे जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति का मतलब है धर्म, बृहस्पति का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, शिक्षा, न्याय और इवन एग्रीकल्चर और एक्सपेंशन। राजा बृहस्पति का मतलब है साल की जो प्राइम एनर्जी है ना, ये पॉजिटिव है, ग्रोथ रहेगी, विजडम रहेगा और प्रोटेक्शन जो बृहस्पति का एक एलिमेंट है, ये भी बहुत डोमिनेट रहेगी। और मंत्री है मंगल। मंगल की ऊर्जा है सेना, अग्नि, कॉन्फ्लिक्ट और एकदम से सडन एक्शंस। मंत्री मंगल का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग जो रहेगी ना, वो अग्रेसिव रहेगी। जहां जहां एक्शन लेना होगा वहां वहां पे इंटेंसिटी दिखेगी, तीव्रता दिखेगी। अब इन दोनों एनर्जीज को जरा कंबाइन करके देखिए। एक बहुत ही बुद्धिमान राजा जिसका एडवाइजर जो है वो सेनापति है। तो ये साल ऐसा है जहां बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, बड़े बड़े बदलाव आएंगे, लेकिन डायरेक्शन इनकी पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि राजा गुरु हैं, मंगल नहीं है। अब यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत की, आजाद भारत की कुंडली से इसको हमें मैच करना होगा। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि यानी 12 बजे दिल्ली, भारत की जो कुंडली है ना, ये वृष लग्न है। लग्न में राहु बैठे हुए हैं और तीसरा भाव जहां पे कर्क राशि है, वहां पे 4 ग्रहों का महासंयोग है। वहां पे चंद्र, सूर्य, शनि और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं और छठे भाव में तुला में बृहस्पति भी हैं। अब देखिए 2026 के ट्रांजिट्स में भारत की कुंडली पे किस तरह का असर होने वाला है। बृहस्पति इस साल जून से लेकर अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेगा, उच्च का होगा। और कर्क राशि भारत की कुंडली का तीसरा भाव है जहां 4 जो नेटल प्लैनेट्स है ना, वो बैठे हुए हैं। तो ये जो उच्च का बृहस्पति है ना, ये भारत के चंद्रमा के ऊपर से निकलेगा, सूर्य के ऊपर से निकलेगा, शनि और शुक्र के ऊपर से निकलेगा, सभी को एक्टिवेट करेगा। तीसरे भाव का मतलब है कम्युनिकेशंस, मीडिया, पड़ोसी देश, साहस और इवन सेना का मोरल। ये विंडो जो है ना, ये जून से अक्टूबर तक भारत के लिए बहुत जबरदस्त रहने वाली है। आप एक तरह से लीजिए, बड़ी मायनों में ये गेम चेंजर रहेगी। शनि मीन राशि में है यानी भारत के 11वें लाभ स्थान में। शनि 11वें भाव में मतलब है बड़ी उपलब्धियां, लेकिन डिसिप्लिन से, सब्र रखने से। लॉन्ग टर्म जो गेन्स है ना, वो पूरी तरह से एक रेगुलर स्ट्रक्चर्ड कोशिशों से आएंगे। राहु कुंभ में चल रहे हैं और ये भारत के कर्म भाव में यानी 10वें भाव में चल रहे हैं। राहु 10वें का मतलब है कि ग्लोबल स्टेज पे भारत की विजिबिलिटी जो है ना, ये इस साल में बड़ी एक्सप्लोजिव होने वाली है। रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, लेकिन साथ ही साथ में कई कंट्रोवर्सीज भी ये राहु जो है लेके आएगा। राहु मुफ्त में कुछ नहीं देता है। और एक स्पेशल बात कि इस साल में एक अधिक मास आ रहा है 17 मई से लेकर 15 जून के बीच में, यानी जो ज्येष्ठ के महीने ये 2 होंगे। ये 8 साल बाद संयोग हो रहा है और ये 13 महीने का साल होगा और इसका इंपैक्ट भी मैं इसी वीडियो में आगे चल के आपको बताने वाला हूं। तो अब आते हैं हम प्रेडिक्शंस पे। पहला डोमेन हम लेके चलते हैं वेदर का, मौसम का। शास्त्रों के अनुसार रौद्र संवत्सर में बरसात सामान्य से कम रहने की संभावना होती है और प्लैनेटरी पोजीशन जो इस साल में है, ये इस बात को पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रही है। शनि मीन में है, मीन वाटरी साइन है, लेकिन शनि क्या है? शनि रेस्ट्रिक्शंस का कारक है। पानी तो है लेकिन कंट्रोल्ड, डिलेड या किसी भी तरह के इर्रेगुलर पैटर्न में आएगा। मंगल मंत्री है, अग्नि और ताप का कारक। अप्रैल से जून तक भयंकर गर्मी और लू की बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। कई एरियाज में हीट वेव्स के रिकॉर्ड इस साल में टूट सकते हैं। लेकिन यहीं पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विरोधाभास सामने आता है कि जून से अक्टूबर तक जब बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होंगे ना, कर्क वाटरी साइन है और जुपिटर जो है ये एक्सपेंशन देते हैं, तो ये लोकल जो हैवी रेनफॉल है ना, या इवन बाढ़ जैसी सिचुएशंस ये भी बनेंगी। पैटर्न ये है कि कहीं पे सूखा और कहीं पे बाढ़, लेकिन ओवरऑल जो मॉनसून है ना, ये बिलो नॉर्मल रहने के योग हैं। लेकिन कुछ जगहों पे एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से भी जो ढांचा है ये चरमरा जाएगा। भारत की कुंडली में कर्क तीसरा भाव है। तीसरा भाव होता है आपके पड़ोसी देशों का। जुपिटर यहां पे उच्च होकर ट्रांजिट कर रहे हैं।
चार चार नेटल प्लैनेट्स के ऊपर। इसका मतलब है कि पड़ोसी इलाकों से भी कोई वेदर का इम्पैक्ट जो है ना, कहीं से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कहीं से बाढ़, ये एरिया में, हमारे एरियाज में आ सकती है। क्रॉस बॉर्डर जो रिवर फ्लडिंग होती है या रीजनल जो साइक्लोन्स चलते हैं ना, उसका भी कोई ना कोई पैटर्न खराब कर सकता है। और 3 मार्च को होली की रात को जो चंद्र ग्रहण लग गया, और 28 अगस्त को एक चंद्र ग्रहण दोबारा भी आ रहा है। और ये जो एक्लिप्सेस है ना, इसके आसपास जो ज़मीन की सेंसिटिविटी है ना और एक्सट्रीम वेदर की पॉसिबिलिटी ये बढ़ेंगी। यानी इस समय में 1 महीने की विंडो में कहीं ना कहीं अर्थक्वेक्स का भी डर रहेगा। लेकिन यहां पे डरने की नहीं, ये अवेयरनेस रखने की बात है। जुपिटर राजा है, जुपिटर क्या है? डिवाइन प्रोटेक्शन। और किसानों के लिए पानी को कंजर्व करके रखना और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होती है ना, अलग तरह की क्रॉप्स, ये इस साल की प्रायोरिटी बनने जा रही है। बहुत सारे किसान पुरानी लीक से हटके नई तरह की जो एग्रीकल्चर होती है उसमें जाएंगे। अब राजनीति की बात करें, यहां पे भारत की कुंडली जो है ये एक बहुत बड़ा सेंट्रल रोल जो है वो खोल रही है। यहां पे पहली बड़ी बात यह है कि राहु का जो ट्रांजिट है ना, ये भारत की कुंडली के 10वें भाव में है। और कहां पे है? कुंभ राशि में। अब 10वां भाव जो है ना, ये भारत का कर्म स्थान भी है, भारत की रेपुटेशन भी है, ग्लोबल स्टैंडिंग और सत्ता का भी है। ट्रांजिट का राहु यहां मतलब है कि इंडिया की वर्ल्ड स्टेज पे जो विजिबिलिटी है ना, ये बड़ी जबरदस्त रहेगी। ग्लोबल फोरम्स पे, इंटरनेशनल नेगोशिएशंस, ट्रेड डील्स में, हर जगह पे भारत जो है ना इस समय कमांडिंग पोजीशन में, सेंटर पोजीशन पे रहेगा। लेकिन राहु की जो नेचर है ना, ये धोखा देने की है, डिसेप्टिव सी है। कंट्रोवर्सी, इमेज रिलेटेड चैलेंजेस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस समय पे पीक पे बनेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया का मैनिपुलेशन करना, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे के सारे 10वें हाउस में राहु की ट्रांजिट के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप को बहुत ही बुरी तरह से इस साल में प्रभावित करने वाले हैं। अब यहाँ पे जुपिटर जो है ये कर्क राशि में है, भारत के 3rd हाउस में है। और किस समय पे है इस साल में? जून से लेके अक्टूबर के बीच में। तो तीसरे भाव का मतलब है साहस, कम्युनिकेशन, मीडिया, पड़ोसी देश और सैन्य बल। यहां पे जो उच्च राशि के जुपिटर है ना, ये चंद्र, सूर्य, शनि और शुक्र के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। अब एक एक प्लेनेट का जो एक्टिवेशन है ना, ये भारत को अपनी अपनी तरह से बड़े अच्छे से प्रभावित करने वाला है। यानी जब सूर्य बृहस्पति की वजह से एक्टिवेट हो रहा है ना, तो सरकार की अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर जो है ये जबरदस्त करवट लेगी। और कोई बोल्ड पॉलिसी डिसीजन इस समय में हो सकते हैं जो पिछले 1 साल में देखने को नहीं मिले थे। जो नेटल चंद्रमा है ये एक्टिवेट होगा तो पब्लिक का जो सेंटीमेंट है ना, ये नेशनल प्राइड, इसके साथ बड़ा अच्छे से जुड़ने वाला है। और जो नेटल शनि एक्टिवेट होंगे तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इस समय में बहुत अच्छे से पॉसिबल होंगे। मीडिया, कम्युनिकेशन और नेबर पॉलिसीज में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जो अगले लंबे समय तक चलते रहेंगे शनि की वजह से। और जब शुक्र एक्टिवेट होगा तो कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का बूम, यानी भारतीय संस्कृति, आर्ट, सिनेमा, ग्लोबल रिकॉग्निशन, ये चीजें इस समय में बड़े अच्छे से पॉपअप होने वाली हैं। पड़ोसी देश यानी 3rd हाउस जो होता है ना, ये पड़ोसी देशों का भी होता है। पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, और यहां पे जो भारत का रिलेशन है ना, इनसे डेवलपमेंट जो है कुछ ना कुछ तो होगी। यानी जुपिटर एक्साल्टेड है तो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मंगल मंत्री हैं तो बॉर्डर सिचुएशन थोड़ी सी टेंस भी रहेंगी, थोड़ी सी एक्टिव भी रहेंगी। और यहां पे मिलिट्री रेडीनेस जो है ना, ये डिप्लोमेसी के साथ हमेशा एक इसका मिक्स सा आपको बना रहेगा। डिप्लोमेसी जुपिटर देंगे और मंगल जो है मिलिट्री को हमेशा रेडी रखेंगे। और ये एक डेटरेंट रहेगा भारत का, जिसकी वजह से पड़ोसियों से संबंध जो है ये बहुत ही बढ़िया बने रहेंगे। अब राजा बृहस्पति गवर्नेंस में मतलब है कि सरकार का जो फोकस है ना, ये धर्म, शिक्षा, जस्टिस, एजुकेशन रिफॉर्म्स, कल्चरल पॉलिसीज या जुडिशरी के सुधारों पे संबंधित रहेगा। और इनसे संबंधित कोई ना कोई लैंडमार्क डिसीजन जो है ये इस समय में सरकार की तरफ से या जुडिशरी की तरफ से भी आ सकते हैं। शनि 11वें भाव में लाभ स्थान पे है, बड़ी बड़ी नेशनल एम्बिशंस के पूरे होने के सिग्नल है। लेकिन शनि है ना तो स्लोली, पेशेंस के साथ। शनि जुलाई से दिसंबर तक वक्री भी होंगे, तो पुरानी पॉलिसीज यहां पे रिन्यू हो सकती हैं और कुछ ना कुछ डिसीजंस में, पॉलिसी मेकिंग में विलंब भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल भारत का ये जो साल है ना, ये पावरफुल है। 10वें हाउस का जो राहु है ना, ये ग्लोबल विजिबिलिटी लाएगा। 3rd हाउस का एक्साल्टेड जुपिटर जो है ये साहस, कम्युनिकेशन, स्ट्रेंथ देगा। चैलेंजेस भी आएंगे लेकिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आएंगे। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। अब अगर शेयर बाजार की या भारत के फाइनेंशियल फील्ड की बात करें तो शनि 11वें भाव में, गेंस के भाव में, और राहु जो हैं ये करियर रेपुटेशन के भाव में है। ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है ना, ये ग्रोथ वाला है, लेकिन राहु के स्टाइल में, यानी अचानक, अनएक्सपेक्टेड और एकदम से एम्पलीफाइड।
अब मार्च से लेके मई के बीच में जब तक बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, जेमिनाई भारत के धन के स्थान में है और यहां पे आईटी, कम्युनिकेशन, मीडिया सेक्टर ये बड़े अच्छे से इस समय में एक्टिव रहेंगे। मार्केट का जो सेंटीमेंट रहेगा ना इस समय में मिक्स रहेगा, यानी अफवाहों पे या सेंटीमेंट पे बेस्ड जो मार्केट का अप एंड डाउन जाना होता है ना, ये मार्च से लेके मई के बीच में दिखने जा रहा है। फिर 17 मई से अधिक मास आएगा, यहां पे वेडिंग सीजन रुक जाएगा, कंजम्पशन सेक्टर्स में टेम्परेरीली जो होता है ना ये स्लो डाउन आ जाएगा। लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ये कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन करने वाला समय है। क्यों? क्योंकि जुपिटर बहुत ही जल्दी कैंसर यानी कर्क राशि में एंटर होने वाले हैं। अब जुपिटर एंटर हो गए कर्क राशि में और ये एक फेज आएगा जून से लेके बिल्कुल अक्टूबर के एंड तक का। जुपिटर जैसा मैंने आपको इसी वीडियो में पहले भी बताया ना कि जब उच्च हो जाएंगे तो भारत के 3rd हाउस में जाएंगे और 3rd हाउस में जाते जाते ये 4 प्लैनेट्स को एक्टिवेट करेंगे, सूर्य, चंद्रमा, शनि और शुक्र को। तो ये जो 3rd हाउस का कनेक्शन है ना, ये 3rd हाउस का कनेक्शन मार्केट्स में कम्युनिकेशन, मीडिया सेक्टर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम इंडस्ट्री, ये इनके स्टॉक्स को बहुत अच्छा सा सर्च देगा, स्पाइक देगा। इनमें सरकार के कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजन आएंगे या एफडीआई फ्रेंडली डिसीजन आएंगे जो इस सेक्टर को और बूम करेंगे। और नेटल शुक्र जब एक्टिवेट हो रहा है ना जुपिटर की वजह से, तो लग्जरी, एंटरटेनमेंट, फैशन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है ना ये इस समय में बड़ी शाइन करने वाली है। नेटल सूर्य के एक्टिवेट होने से क्या है कि पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इस समय में एक प्योर गोल्ड बन के सामने आएंगे, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। शनि 11वें भाव में जो है ना, ये जैसे लार्ज कैप गेन्स होते हैं या इंस्टीट्यूशनल मनी का फ्लो होता है ना या नेटवर्किंग गेन्स, शनि जुपिटर का म्यूचुअल एस्पेक्ट इस रैली को बड़ी ही अच्छी एक स्ट्रक्चरल, आप कह लीजिए बेस, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन दे देगा। अब अगर सोने और चांदी की बात करें तो सोना एस्ट्रोलॉजी में सूर्य से सिंबलाइज होता है, चांदी जो है ये चंद्रमा से सिंबलाइज होती है और जो ओवरऑल वेल्थ होती है ये बृहस्पति से सिंबलाइज होती है। नो डाउट बृहस्पति के साथ भी सोने को सीधे सीधे जोड़ा जाता है और भारत की कुंडली का ये कनेक्शन यहाँ पे बड़ा पावरफुल है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों कर्क राशि में है और जुपिटर इसी साल एग्जैक्टली इनके ऊपर से गोचर कर रहे हैं। गोल्ड का कारक सूर्य और सिल्वर का कारक चंद्रमा दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ही ऊर्जित होंगे, एनर्जाइज होंगे। यानी मार्च से मई के बीच में गोल्ड जो है ना ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, लेकिन फिर अधिक मास यानी 17 मई से लेके 15 जून के बीच में ये सबसे इंपॉर्टेंट बाइंग विंडो होगा क्योंकि शादियां बंद हो जाएंगी, फिजिकल डिमांड जो है ना इस समय पे ड्रॉप हो जाएगी और गोल्ड का ओवरऑल जो सेंटीमेंट है ना, जो कंज्यूमर मार्केट वाला, ये थोड़ा सा लो रहेगा। लेकिन जुपिटर कैंसर में एंट्री जो यहां पे बाय करेगा ना जून अक्टूबर में रियली वो थोड़े से फायदे में रह सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं आप मार्केट के सेंटीमेंट को चेक करने के बाद ही अप्लाई करिए। जून से अक्टूबर के बीच में क्या होगा कि सूर्य और चंद्रमा जो हैं दोनों पे गुरु डायरेक्टली ट्रांजिट करने की वजह से ये कॉम्बिनेशन इतना स्पेसिफिक बनेगा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना मजबूती आ सकती है। सिल्वर के लिए ये एक कह लीजिए एक्सप्लोजिव सा एक सेशन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जुपिटर जो है ये चंद्रमा की यानी कैंसर राशि में ही एक्सपेंड कर रहे हैं, इसलिए चांदी का जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है ना इस समय में बहुत बेहतर रह सकता है, जो पिछले कुछ महीनों में लगातार एक सैचुरेशन वाले मूड में चल रहा था। तो इस संवत 2083 को अपने लिए पूरी तरह से फेवरेबल बनाने के लिए 3 आप प्रैक्टिसेस समझ लीजिए, इनको आप उपाय कह लीजिए, रेमेडीज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। पहला, अपने जुपिटर को स्ट्रांग रखिए। राजा मजबूत तो राज्य मजबूत। गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, आप पीला धागा बांध सकते हैं, अपने कुंडली के अनुसार जहां पे बृहस्पति है आप उसका उपाय कर सकते हैं। दूसरे, विष्णु सहस्त्रनाम या बृहस्पति का स्तोत्र जो है इसका नियमित पाठ करना भी इस समय में आपको काफी फायदा रखेगा। फिर अपने मंगल को शांत रखिए, यानी मंत्री भी कंट्रोल रहेगा ना तो आपके डिसीजंस जो है इंपल्सिव नहीं होंगे, आपके डिसीजन बड़े अच्छे बैलेंस रहेंगे। तो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा जो है इसका पाठ जरूर ही करिए और स्पेशली इस समय में जो इस साल की सारी अमावस आएगी ना, अमावस वाले दिन कोई राशन लेके किसी जरूरतमंद को डोनेट जरूर करिए। केवल इतना भर उपाय और फिर देखिएगा कि विक्रमी संवत 2083 आपके लिए कितना जबरदस्त रहता है। तो दोस्तों ओवरऑल जुपिटर जो है इस साल में आपके लिए साहस, शक्ति, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ लेके आ रहे हैं। तो केवल रौद्र नाम से डरना मना है। तो इस साल अवेयरनेस रखिए, टाइमिंग को समझिए, उपाय भी करिए और फेथ को भी बनाए रखिए। ये जो रौद्र संवत्सर है ना, विक्रमी संवत 2083, ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, ये आपके लिए ग्रोथ भी लेके आएगा और आपको एक बड़ी
पावरफुल नई शुरुआत भी देगा। तो चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मिलने का। नमस्कार।